सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को फ्लैगशिप रेफरेंस केस में बरी कर दिया था, जबकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में 7 साल की सज़ा और 7 जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जिसमें शहबाज शरीफ साहब शामिल थे, मरियम नवाज शामिल थी, शाहिद खाकान अब्बासी थे, ख्वाजा आसिफ थे और बाकी क़यादत के अरकान शामिल थे, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी मुबैना वीडियो दिखाई गई जिस वीडियो में यह तासुर दिया गया कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो 7 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, वो दरअसल नवाज शरीफ साहब को ब्लैकमेलिंग की वजह से सुनाई गई थी और नवाज शरीफ साहब दरअसल बेगुनाह थे और नवाज शरीफ साहब ने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन अरशद मलिक साहब ने एक मुबैना वीडियो की वजह से यह सज़ा सुनाई, जिसका उन्होंने एतराफ़ उस वीडियो में किया जो वीडियो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में दिखाई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस अहम केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते की मोहलत दी थी FIA को कि वो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट मुरतब करे। आज DG FIA, अटॉर्नी जनरल और बाकी जो फरीक थे वो मौजूद थे। आज रिपोर्ट पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद इसका बाकायदा तौर पर तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया जाएगा। आज की समाअत में जितने भी लोगों से FIA ने सवाल और जवाब किए, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। जो मरकजी मुल्जिम है नासिर बट, वो मफरूर है और उससे FIA उसका बयान या उसका मौक़िफ़ शामिल नहीं कर सके। और अब देखते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद जो फैसला आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट मजीद क्या डायरेक्शन देती है। जो तकरीबन ये तफसीली रिपोर्ट मेरे पास है, जिस तफसीली रिपोर्ट के अंदर वो तमाम सवाल और जवाब मौजूद हैं जो शहबाज शरीफ साहब से किए गए, मरियम नवाज साहिबा से किए गए, इसके अलावा नासिर जंजुआ जो एक और मुबैना किरदार उससे किए गए, महर जिलानी से किए गए, इन दोनों का जिक्र किया था जज अरशद मलिक साहब ने अपने इस एफिडेविट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने कोशिश की थी कि वो मुझे जज तैनात करवाएं और इसके पीछे जो मुबैना तौर पर कोशिश थी या साजिश थी वो ये थी कि फिर मेरे ज़रिए से फैसला जो है वो करवाया जा सके। लेकिन अरशद मलिक साहब कहते हैं कि उन्होंने इनके सामने झुकने से इनकार कर दिया, बावजूद ये कि इन्होंने उनको उनकी एक मुबैना वीडियो जिसका जिक्र भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में, 2 वीडियोज़ थी जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया। एक वो वीडियो जिसके ज़रिए से अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, जो उनकी मुल्तान तैनाती के दौरान एक नाजेबा वीडियो मुबैना तौर पर बनाई गई, और दूसरी वो वीडियो जिसका आज इस्तफसार था या जिसके ऊपर आज ये केस था, जो वीडियो मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है आपसे तारुफ करवाते हैं। जमशेद इकबाल ऑनरेबल मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं निसार चीमा साहब, ऑनरेबल मेंबर हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और साबिर शाह साहब पाकिस्तान के मोतबर नामवर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। साबिर शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब, शहबाज शरीफ साहब से बहुत सारे सवाल, अच्छा जमशेद चीमा साहब से बहुत सारे सवाल जो शहबाज शरीफ साहब से किए गए, बहुत सारे सवाल जो अताउल्लाह तारड़ साहब से किए गए, बहुत सारे सवाल जो ख्वाजा आसिफ साहब से किए गए, तीनों ने उनका जवाब मरियम नवाज का दिया कि मरियम नवाज से पूछें, हमें तो नहीं पता। जी ये बड़ा नेचुरल आंसर है उनका कि मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा ने जितना आप कह लें लूज शाट खेला और जो वो तवक्कुआत कर रही थी उससे कि ये सारा पाकिस्तान हिल जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब के जेल के ताले टूट जाएंगे और जुर्म सारा ख़त्म हो जाएगा और जुर्म सिर्फ एक ही बात होगी कि ये क्वेश्चन में फ़ैसला दिया गया है। हालांकि बेसिकली ये इनिशिएट करने के लिए या इस बात को की शुरुआत करने के लिए ही एक बहुत बड़ा जुर्म किया गया। मतलब एक जज साहब को रिश्वत ऑफ़र की गई, जज साहब की वीडियोस बनाई गई, जज साहब को ब्लैकमेल किया गया, जज साहब को आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को पैसे दिए गए जो वीडियो बनाने के आदी थे, जिन लोगों ने कई लोगों की वीडियो बनाई
और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिमिनल उसमें शामिल हुए। सो आप कह लें कि वो और उसमें सारे इसके किरदार देखें तो किरदार काफ़ी बचगाना थे। कोई किसी छोटे वाक़े के लिए या किसी छोटी वारदात के लिए तो इस तरह के किरदार या इस तरह की चीज़ें काम आ जाती हैं, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट के वाक़यात हैं या इतने बड़े बड़े मतलब आप करें इशूज़ हैं कि जिनमें एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो करप्शन में गिरफ्तार हो, उसको सज़ा हो जाए, उस मुल्क की आप कह लें कि हाईएस्ट कोर्ट जो है उसको पहले डिसक्वालीफाई करे, उसके बाद उसको नायब कोर्ट सज़ा दे, सबूतों की बुनियाद पर सज़ा हो, रेफरेंसेस दर्ज हों, बड़ी ओपन आप कह लें कि सारे जो आप कह लें इंक्वायरी भी हो, और उसके बाद जो समात है अदालत में वो भी बड़ी ओपन हो, मुल्क के बेहतरीन शामिल हों, इंटरनेशनल मीडिया उसमें शामिल हो, इंटरनेशनल मीडिया पे वो चीज़ें रिपोर्टिंग हो रही हो, और कहीं भी ये बात इस्टेब्लिश ना हो कि बगैर सबूत के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा दी गई है या कहीं कोई इंतकामी कार्रवाई की गई है। उस तरह के वाक़यात में आप कह लें कि एक जज से को 2 लफ्ज़ करवा लेना, उसकी रिपोर्ट बनवा लेना, उनको पैसे मक्का या मदीना में या पाकिस्तान में दे के, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ या हाकान अब्बासी या ख्वाजा आसफ जैसे गाग लोग जो हैं, जो बड़े आप कह लें कि माशाल्लाह ट्रेंड लोग हैं, ये इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें मरियम के आप कह लें कुछ चाहने वाले या उनसे छोटे मोटे वारदातिये वो शामिल हो सकते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि इसमें शहबाज शरीफ जैसे लोग शामिल हों। सो मुझे तो शहबाज शरीफ आप कह लें कि उस दिन भी जिस दिन बड़े डिसऑन करते हुए नजर आए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, जिस तरह हाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, मजबूरी उनकी नजर आ रही थी और उस बात को डिसऑन करते हुए नजर आ रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और जिस तरह मरियम बना के पेश कर रही थी उसको बिलीव भी नहीं कर रहा था बंदा कोई भी। लिहाजा उनके जो बयानात हैं इसमें एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर दराड़ जो है, एक आप कह लें कि डिफरेंस ओपिनियन जो है, या मरियम नवाज़ को या नवाज़ शरीफ को मुस्लिम लीग नून की जो आज के मसाइब हैं या पार्टी की जो सूरत हाल है, जिस तरह पार्टी एक डिसइंटीग्रेशन हो रही है, उसके ज़िम्मेदार समझते हैं ये लोग। लिहाजा उन्होंने जो उसकी तरफ इशारा किया है या उंगली उसकी तरफ उठा दी है या ज़िम्मेदार अकेली को करार दिया है, वो समझ में आने वाली बात है। और मैं खुद भी मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी राय भी ये है कि इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग शामिल हैं। मरियम नवाज़ ही इसमें मेजर किरदार था और मरियम नवाज़ को ये केस भुगतना चाहिए। अब म्यूज़िक उसे फेस करना चाहिए इस बात का कि आप कह रहे हैं कि आप मुल्क के जजेस जो हैं, जुडिशरी जिसने जो पुश्तिबान होती है जमहूरियत की, आप उसको मेलाइन कर रही हैं, उसमें आप कह लें कि उनको ब्लैकमेल कर रही हैं, और इस इतने बड़े लेवल पे आप ब्लैकमेलिंग, आपका किरदार क्या है? आप हैं क्या? आप दावेदार इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म बनने की, इस मुल्क की एक बड़ी पार्टी को लीड करने के आप दावेदार हैं, और आप क्रिमिनल है खुद। साबिर शाह साहब से मैं जरा, आपने कहा कि मरकजी किरदार है मरियम नवाज, मरकजी किरदार इस सारे सिनेरियो में अभी तक तो है नासिर भट्ट साहब, और नासिर भट्ट साहब मुल्क से मफरूर हैं। अब साबिर शाह साहब जो नासिर भट्ट एक छोटा मोर है, नासिर भट्ट छोटा मोर है, मरियम नवाज लेकिन वो बड़े दिलचस्प इस वक्त सूरत हाल है ना। नासिर भट्ट तो छोटा मोटा एक रखा हुआ बंदा है, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है ना। जरा मैं वो आपके सामने रखता हूं साबिर शाह साहब, जो सवालनामा मरियम साहबा के सामने रखा गया, जो जवाब उन्होंने दिया, अब जरा कुछ सवाल और उनका जवाब मैं जरा आपके सामने रखता हूं। एक सवाल है कि जी हु वाज रिकॉर्डिंग द ऑडियो एंड हु वाज रिकॉर्डिंग वीडियो ऑफ द एलिज्ड मीटिंग, ये एफआईआर ने सवाल किया। मरियम बीबी ने जवाब दिया नासिर भट्ट। अगला सवाल था व्हेन डिड यू कम टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द जज मूवी हैड बीन रिकॉर्डेड, जवाब था कि जी नासिर भट्ट टोल्ड मी, मरियम साहबा ने कहा। अगला सवाल कि जी वेयर वाज द मूवी रिकॉर्डेड, जवाब था जी एज पर नासिर भट्ट सो एंड सो। अगला सवाल था जी हु ऑर्डर्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ द मूवी, जवाब था एज पर नासिर भट्ट ही रिकॉर्डेड। अगला सवाल था जी हु प्लान्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ द मूवी, जवाब था जी एज पर नासिर भट्ट ही प्लान्ड इट हिमसेल्फ। अगला सवाल था कि इन हुज कस्टडी इज द ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्डिंग लाइंग नाउ, जवाब था कि जी नासिर भट्ट से पूछ लें। अगला सवाल था व्हाट वाज द पर्पस टू रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो, जवाब था कि जी नासिर भट्ट से पूछ लें। अब नासिर भट्ट मफरूर हो चुका हुआ है, सारा इल्जाम दिया जा रहा है नासिर भट्ट पे, नासिर भट्ट मुल्क से भाग चुका हुआ है। तो अब वो आज कोर्ट ने भी इस्तफसार किया कि जी अजीब तरह की कहानी सामने आ रही है कि जिन्होंने पेश की वीडियो वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता इस वीडियो के बारे में, और जिस पे इल्जाम डाल रहे हैं उसको मुल्क से भगा दिया। जी अमीर अब्बास साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मरियम का जो किरदार है वो नवाज शरीफ साहब की सज़ा के बाद, जुलाई 28, 2017 के बाद, तो वो कैलिबरी फॉन्ट का चक्कर हो, वो जज की वीडियो हो, वो कोई और मसला हो, ये बड़ा मशकूक रहा है। स्टेटमेंट्स में बड़ा तजाद रहा है। मैं नहीं जानता इस केस में मरियम कितना इन्वॉल्व है कितना नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ टेलीविज़न चैनल शहबाज शरीफ से कुछ स्टेटमेंट्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उन्हें इस वीडियो का मरियम नवाज शरीफ से
APC से चंद घंटे पहले पता लगा। मुझे ये भी नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन एक जज साहब का बयान भी मेरी नज़र से गुजरा आज, जिसमें उन्होंने कहा कि वीडियो की आड़ में को बड़ा खेल खेला गया है। सो मैं नहीं समझता कि सिर्फ जज साहब को सज़ा होगी और उनका कैरियर ख़राब होगा। कोई ना कोई आदमी, केस का मेरिट ये है, वो मरियम हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो नासिर भट्ट हो, somebody is guilty and there is somebody behind the scene. Somebody has orchestrated a conspiracy, I don't know against whom, against judiciary, or it was an effort to malign the judge ताकि नवाज शरीफ साहब का केस मजबूत किया जा सके, ज़मानत का। बहरहाल जो भी है, कल की डेवलपमेंट जो हुई है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के बाद, लोग अमूमन बात नहीं करते इन चीज़ों पे इस तरह, लेकिन देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सिविलियन हुक्मरान और आर्मी चीफ और इस इंस्टीट्यूशन का एक पेज पे आ जाना रेयर है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस सारी अचीवमेंट को देखते हुए मैं गोलमोल बात आपसे करता हूँ कि एक तो मुझे आने वाले को महीने में ना सिर्फ ये कि कारोबार बेहतर होता नज़र आता है, बल्कि मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं इनमें आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नज़र आएगी। अच्छा, क्योंकि इमरान खान के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे के, और इवन हमारे जैसे मुल्कों में जब आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले लेते हैं तो उन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ अब आ गई हैं। उसमें सिर्फ कश्मीर ही शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर ही शामिल नहीं है। अच्छा, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बात और करना चाहता हूं अमीर अब्बास। आपने चूंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र कर दिया है तो मैं इसी पे आपसे एक ज़िमनी सवाल कर लूं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी आज एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें सैयद अमजद शाह साहब जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ करे फौरी तौर पर जो डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट ने किया है आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन देने का। देखिए अमीर अब्बास साहब, कोई अपोजिशन लीडर ये बात करे तो समझ भी आती है। इस तरह मतलब लॉयर्स का कोई नुमाइंदा, कोई सहाफ़ियों का नुमाइंदा, कोई किसी और डॉक्टरों का नुमाइंदा, इंजीनियर्स का नुमाइंदा इस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर को कहे कि फ़ैसला विड्रॉ करें और फैसला हो आर्मी चीफ के मुतल्लिक, और फैसला इतना अहम हो कि 3 साल की एक्सटेंशन दी गई हो, तो मुझे नहीं समझ आती इन बयानात की कोई वैल्यू है। देयर इज़ नो न्यूसेंस वैल्यू, नो सच स्टेटमेंट्स कैरी एनी न्यूसेंस वैल्यू। ये ज़ाती राय हो सकती है किसी की, और कोई कह भी सकता है कि आप ये बयान किसके बिहाफ पे दे रहे हैं। दिस लुक्स लाइक अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। आई मीन कुछ भी लोग बात कर सकते हैं। सो आई एम नॉट गिविंग एनी वेट टू दिस अमीर अब्बास। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि दिस इज़ अ वेरी क्रूशल मोमेंट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री नाउ। देखिए भुट्टो ने 1974 में OIC समिट बुलाई थी लाहौर में, बहुत बहुत बड़े मुस्लिम उम्मा के लीडर आए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तकरीरें बहुत हो गई, रैलीज बहुत निकल आई, कश्मीर डे बहुत दफ़ा मना लिया, जॉइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तकरीरें हो गई, नारे हो गए। भाई इससे ना कश्मीर की हालत में बेहतरी आ रही है, ना इंडिया की सेहत पे मुझे लगता है कोई असर है, ना कश्मीरियों पर मुजालिम कम हो रहे हैं। प्लीज़ लुक फॉर एन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन एंड व्हाट कैन दैट बी। मेरा ख्याल है 50-60 मुल्कों के सरबराहान को पाकिस्तान में मदऊ करना चाहिए। वी शुड होल्ड अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कश्मीर। 20 मिनट की वीडियो दिखाई है अंग्रेजी में डबिंग के साथ, जो कश्मीरियों पे मुजालिम हुए हैं। यू सी द मोर दे शेड देयर टीयर्स हियर, इतने खौफनाक मनाजर है, उतना ही कश्मीर का जो सोल्यूशन है वो हमें करीब आता नजर आएगा। क्योंकि जब जुल्म अपने इंतहा पे चला जाता है तो बॉस्निया हेर्ज़ेगोविना का मामला आपके सामने है, आपके सामने चेकोस्लोवाकिया है जो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में बाद में सारे जुल्म सितम के बाद जो है वो उसका 2 टोटे हो गए, 2 टुकड़े हो गए। आपके सामने क्रोशिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है। मिलोसेविच ने जो कुछ किया, एथनिक क्लिनजिंग, जीनोसाइड, जो कुछ भी उसने किया, उससे पहले हिटलर ने जो कुछ किया, 60 लाख यहूदियों को मारा मुबैना तौर पर 1941 से 45 के दरमियान। उससे क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मेरा ख्याल है ये स्ट्रगल ज़रूर किसी दिन रंग लेके आएगी, लेकिन किसी तरह ऐसा किया जाए कि खून कम बहे और मुजालिम कम हो। तो मेरा ख्याल है कि ट्रांसलेशन का इंतज़ाम करें, 50-60 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को बुलवाइए, यहाँ कॉन्फ्रेंस कीजिए, उन्हें वीडियोस दिखाइए और उनको उनकी राय आमा हमवार करने
एक अहम किरदार है पाकिस्तान को अदा करना चाहिए, वरना लोगों के बहुत सारे इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट। मैं जरा आगे चल के कश्मीर के मसले पे बात करना चाह रहा था आपसे ही, क्योंकि दूसरी दफ़ा अमरीकी सदर का जो रब्ता हुआ है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से, और कल फिर उनका भारतीय वज़ीर आज़म से भी रब्ता हुआ। लेकिन मैं ज़रा मज़ीद थोड़ा सा जो आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में अरशद मलिक साहब के हवाले से, चीमा साहब, जमशेद चीमा साहब, सवाल किया गया एक मरियम साहबा से FIA की जानिब से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यू आस्क्ड द इंस्टीट्यूशंस नॉट टू ब्लैकमेल द जजेस फॉर डिसीजन, यानी आपने, मरियम साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों से कहा कि जज को ब्लैकमेल ना करें फैसले लेने के लिए। उनसे सवाल किया गया कि विच इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल वर यू टॉकिंग अबाउट, आप किन इदारों और किन लोगों का जिक्र कर रही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनसे आप सवाल कर रही थी या जिनको आप खबरदार कर रही थी। तो उसका जवाब मरियम साहबा ने यह दिया कि जी द इंस्टीट्यूशंस आर इंडिकेटेड बाय द कंटेंट्स ऑफ द रिकॉर्डिंग देमसेल्व्स, यानी कह सकते हैं, नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सकते। भाई अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इदारों को मलाइन कर रही हैं अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर जुर्रत कर देती, आप कह देती FIA के सवालनामे में कि जी ये फलां इदारा है जिसको मैं खबरदार कर रही थी। अमीर अब्बास, मरियम नवाज वो शख्सियत है जिन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा NA 127 में। NA 127 उनका ख्याल था सबसे सेफ हल्का है, वहाँ वो इलेक्शन था उनका, मैं और वो कंटेस्ट कर रहे थे। मरियम नवाज़ की फिर जब इनकी वालदा का इलेक्शन था, कलसूम नवाज़ का NA 120 था उस वक्त, आजकल NA 125 है वो, तो वहाँ भी कैंपेन में हम भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे और मरियम नवाज़ साहबा जो अपने वालदा की तरफ से इलेक्शन लड़ रही थी। तो मैंने जितना देखा है कि मतलब जो IQ लेवल है बड़ा लो है। दूसरी जो बात है कि इसमें झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्माती नहीं है वो, बड़े से बड़ा क्लेम, बड़े से बड़ा झूठ बड़े आराम से बोल जाती हैं वो। और तीसरी बात ये कि ये आप कह लें एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास या डिपेंडेंट जो लोग हैं, ताकतवर नहीं हैं, उनके लिए बाकायदा ये फ़िरौनियत की अगर कोई मिसाल देखनी हो, ज़मीन पर चलते फिरते फ़िरौन देखने हो तो मियाँ फैमिली में देख लें, और उसमें अगर देखना हो नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को देख लें। और दलेरी अगर देखनी हो तो फिर आप इनसे जो ज़्यादा ताकतवर आदमी उसके सामने देखें तो बाकायदा दुम लाते हैं ये। सो मरियम नवाज़ साहब हों, हाकान अब्बासी साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सुबह दोपहर शाम जिस तरह हम नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं 33 बार, सारा दिन ये अदारों को मेलाइन करते हैं सारा दिन, और कभी नाम नहीं लेते, कभी नाम नहीं लेते। आप इसरार करें, आप टीवी रोक के बैठ जाएं, आप अपना प्रोग्राम रोक के बैठ जाएं कि पहले आप नाम लें, इनमें से कोई बंदा नाम नहीं लेगा। जितनी फर्स्ट ईयर लीडरशिप है मरियम नवाज शरीफ से लेके हाजी आसफ तक, साद रफीक तक, जो कुछ कह सारी दुनिया की बातें करते रहेंगे, ये कभी अदारे का नाम नहीं लेंगे और सारा दिन बैठ के अदारे को गालियां देंगे। आगे बंदे रखे हुए हैं, वो आप कह लें कि सारा दिन बैठ के साफ़ी रखे हुए हैं कुछ, जो बैठ के मेलाइन करते रहेंगे। सो मैं कहता हूं कि ये अगर वाकई आप कोई इनकलाबी हैं, अगर वाकई आप जमहूरियत पसंद हैं, आप जुर्रत करते हैं, आप अदारों को, आप असूली जंग आप लड़ रहे हैं, तो फिर किसी का नाम ले दें। क्यों इतनी भी गई गुजरी जरूरत कैसे कि आज आप उस मकाम पे चले गए कि 7 साल सजा हो गई, जेल में चले गए, लेकिन आज भी जरूरत नहीं है, और जिस दिन आप जेल गए उस दिन भी जरूरत नहीं है कि नाम लें, लेकिन सारा दिन गालियां देते रहेंगे। लिहाजा मरियम नवाज का करैक्टर बड़ा डूबियस सा करैक्टर है। मरियम नवाज की दलेरी, मरियम नवाज की असूल पसंदी, मरियम नवाज की जमहूरियत पसंदी, मरियम नवाज की ट्रांसपेरेंसी, मरियम नवाज की ईमानदारी बड़ी मजेदार है। सिर्फ मरियम लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। अब ये जरा और एक मिनट में एक अमीर अब्बास एक पॉइंट मुझे एस्टैब्लिश कर लेना था। और फिर ये एक बड़ी अजीब बात है, ये जब भी आप पूछें कि फलां चीज कैसे हुई तो कहते हैं नहीं फलां भी ऐसा ही था, या फलां भी बेईमान था, या फलां भी गलत था। लिहाजा ये कभी अपने इल्ज़ाम का जवाब नहीं देते, बल्कि उसी इल्ज़ाम को या उससे मिलते जुलते इल्ज़ाम को किसी और पे पास ऑन कर देते हैं। इसी तरह ये वीडियो का केस बना कि यहाँ भी अगर देखें कि अगर ये वीडियो ठीक भी हो तो नवाज शरीफ साहब का जो जुर्म है वो इस वीडियो से धुल कैसे जाता है। नवाज शरीफ साहब पे जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात को रिफ्यूट करना ज़रूरी है, या ये वीडियो बना के अदारों को ब्लैकमेल करना ज़रूरी है। सो मैं कहता हूं कि ये वो अदारे, हम एक सिक्योरिटी स्टेट की एजेंसी में, मतलब यहाँ एक क्राइसिस है सिक्योरिटी का इस वक्त, जिस तरह इंडिया हमारे साथ कर रहा है, जिस तरह अफगानिस्तान से मतलब होस्टाइल एनवायरनमेंट है, मुझे ब्रेक में जाना है। मैं जरा शाह साहब से इस जगह पे यही सवाल, अदारों को इस तरह ब्लैकमेल ना करें। मैं जरा शाह साहब से कर लूं। शाह साहब, मरियम साहबा से सवाल किया गया, मरियम साहबा ने जुर्रत नहीं की
कि वो बता सकें, इदारे का नाम पॉइंट आउट कर सकें। शहबाज शरीफ साहब से यही सवाल किया गया, सवाल नंबर 23 शहबाज शरीफ साहब से किया गया कि ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम सफदर साहिबा ने कुछ इदारों से कहा कि आप जज को ब्लैकमेल ना करें। मरियम सफदर किस इदारे के बारे में बात कर रही थी? शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया, जो पार्टी के सदर हैं उन्होंने, शाह साहब जवाब दिया, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू मरियम सफदर। उनमें भी जरूरत नहीं हो रही है। ख्वाजा सफदर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे सवाल किया गया। एक सवाल नंबर 11 ख्वाजा आसिफ साहब से किया गया कि यही सवाल कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम सफदर साहिबा ने कुछ इदारों और कुछ लोगों के बारे में यह कहा कि आप जज को ब्लैकमेल करके फैसले ना लें। मरियम सफदर ने किन इदारों और किन लोगों की बात किया, जिक्र किया? तो ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा भी रहे, वजीर खारजा भी रहे, उन्होंने भी कहा कि जी दिस क्वेश्चन परटेन्स टू मरियम सफदर। ना मरियम सफदर साहिबा में जुर्रत हो रही है, ना इनमें जुर्रत है कि बता सके कि वो कौन से इदारे हैं। अमीर अब्बास, अगर उनमें जुर्रत नहीं हो रही तो अब आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो कौन से इदारे हैं? जाहिर है यार, जुडिशरी और आर्मी की तरफ इशारा है। और एक बात तो तय है कि मुझे एज अ न्यूट्रल पर्सन, एक न्यूट्रल सहाफ़ी के तौर पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारी दरारें हैं। जी, वो कह रहे हैं कि आप ज्यादा दलेर हैं मरियम सफदर साहिबा से, आपने नाम ले लिया। साबर शाह साहब ज्यादा दलेर हैं मरियम नवाज से। भाई साहब, लोगों ने पैसा खाया होगा, मेरे आगे अभी तक किसी ने पैसा फेंका ही नहीं। तो मैंने अभी तक अपनी ऑनेस्टी भी चेक नहीं की, सो सब जब तक मैंने पकड़ा नहीं मैं ऑनेस्टी कहलाऊंगा। सही बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हौसला करना चाहिए। पैसा इतना अगर खाया है मुबैना तौर पर तो खुल के बात करें। इस तरह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसों में बेहतरी नहीं आने वाली। मुझे ये आदत नहीं है मैं आपसे कहूँ कि जी ज़राए ये कह रहे हैं, ज़राए वो कह रहे हैं। कोई ज़राए शराए नहीं होते अमीर अब्बास। इन सिचुएशंस में मेरा अंदाज़ा है कि डील्स भी होंगी और रिकवरी भी बहुत तेज़ी से होगी अगले 1-2 महीने तक। ये इमरान खान की अपनी बका का मसला भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर इमरान खान ये सब कुछ नहीं करते तो ना सिर्फ पॉलिटिकल ग्राफ नीचे होगा, बल्कि अगर किसी स्टेज पे ये और आर्मी किसी एक पेज पे ना रहे, इनका किसी वजह से जुडिशरी से कोई इख्तलाफ हुआ, आई एश्योर यू अपोजिशन विल टेक एन एडवांटेज ऑफ इट। और फिर कई कुछ केसेस इनके या इनकी बहन के खिलाफ भी लोग इल्ज़ामात लगा सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मैं अब थक चुका हूं ये सुन के नवाज शरीफ चोर है या आसिफ जरदारी चोर है। अगर वो चोर हैं तो हुकूमत की प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जो मुझे नलायकियां नजर आ रही हैं वो अभी तक क्यों नजर आ रही हैं? नैब को झाड़े पड़ रही है जजों से, क्यों पड़ रही है? तो प्रोसिक्यूशन इतनी वीक क्यों है? पहले प्रोसिक्यूशन ठीक हो तो बाद में हम कहेंगे कि जज भी सजा नहीं देते। सही है यार, प्रोसिक्यूशन तो ठीक हो ना। बट आई फोरसी, लेट मी अश्योर यू, आई कैन सी सम रिकवरी ऑन द एनविल and I can see a lot of meaningful progress in these cases in the offing। ये मैं आपको अपने ज़ाती नाकस तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशन कुछ बदलने वाली है। जो कुछ हम सोच रहे होते हैं वैसा हो नहीं रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगता है कि 2-3-4 गिरफ्तारियाँ और भी होंगी और शायद जल्दी 15-20 दिन 1 महीने के बाद आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी 1-2 गिरफ्तारियाँ नजर आएँ। अच्छा। ये बैलेंस क्रिएट होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिसिज्म से बचेगी और ये काम बड़ी तेजी से आगे निकलेगा। वरना इस इबहम की वजह से ना लोकल इन्वेस्टर सामने आएगा, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ना स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा, ना मार्केट्स में कारोबार होगा, जो आपने नैब की बात की, रिकवर होगा। शाह साहब, जो आपने नैब की बात की, एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद मैं आपके सामने के 19 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेने के बाद अगले दिन जो कौम से ख़िताब किया था, उस ख़िताब में उन्होंने नैब के हवाले से क्या बात की थी। और 1 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन जो बात वज़ीर आज़म ने की थी उसमें 1 इंच भी कम से कम हमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाई।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले साबिर शाह साहब ने नैब की कारकर्दगी का सवाल उठाया कि सिर्फ कहने से एहतसाब नहीं होगा, अगर एहतसाब के अंदर कोई नुक्स मौजूद है और अगर एहतसाब करने वाले इदारे उस तरह से काम नहीं कर पा रहे तो उसका सवाल किससे किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने खुद 19 अगस्त को यानी 18 अगस्त 2018 को उन्होंने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया था। अगले ही रोज़ 19 अगस्त को कौम से खिताब में उन्होंने क्या कहा था, दिखाएं सर। इंशाल्लाह नैब चेयरमैन से मीटिंग करूंगा। किसी किस्म की उनको मदद चाहिए, उनको हमारे से मैन पावर चाहिए, उनको फंड चाहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे पावरफुल बनाने के लिए। जी जमशेद चीमा साहब, क्या मदद की है आपकी हुकूमत ने नैब की ताकि अपनी इस्तेदाद कार को या अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को बेहतर कर सके, नई अदालतें बनाई जा सकें, नए जज लाए जा सकें, नए प्रोसिक्यूटर्स लाए जा सकें, नैब के अमले को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उसका इजाफा किया जा सके, अगर नैब के कानून में कोई सकूम मौजूद है तो उसमें इस्लाहात लाई जा सकें, कानून साजी के ज़रिए से क्या किया है आपकी हुकूमत ने? बहरहाल कानून साजी का इतना बड़ा इशू नहीं है, कैपेसिटी का इशू मौजूद है। और कैपेसिटी में आप कह लें कि अगर देखें तो नैब में बड़े केसेस आते हैं, छोटे केसेस नहीं आते। और बड़े केसेस में क्रिमिनल भी बड़े होते हैं और जैसे कि हाई टिकट आइटम है बेसिकली। तो हाई टिकट आइटम में इस मुल्क के बेहतरीन वकील जो हैं, जो मतलब 5 करोड़ फीस ले रहे हैं, 10 करोड़ फीस ले रहे हैं, 50 करोड़ फीस ले रहे हैं, वो एक तरफ होते हैं। और दूसरी तरफ नैब के पास जो आप कह लें कि फ़ीस की कैपेसिटी है वो मतलब 4-5 लाख से ज़्यादा शायद नहीं है, जो मुझे अंदाज़ा है। बट आप कह लें कि हमसे जो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं कि जो नैब चेयरमैन हमसे मांगेंगे, मतलब आप कह लें कि बजटरी सपोर्ट कह लें, बजटरी सपोर्ट या एनेबलिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से को बात करें तो मैं समझता हूँ कि वो जहाँ जहाँ कोई सपोर्ट मांगी गई है वो तो ज़रूर दी गई है। और नैब ने परफॉर्म भी किया है। कुछ आपको 300 अरब रुपये से ज़्यादा मतलब वसूलियाँ, मतलब जो नैब के चेयरमैन नैब का जो एक मैं बयान पढ़ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उसमें मतलब ये फिक्र आ रही है बार बार कि जी कोई अच्छा चीमा साहब कता कलामी की माजरत, चीमा साहब देखें, चीमा साहब जो एहतसाब के नारे का जो वादा था या एहतसाब करने का वादा था, ये नैब ने या चेयरमैन नैब ने नहीं किया था, ये इमरान खान साहब ने किया था, ये एक सियासतदान ने वादा किया था जिनको हुकूमत मिली वो वज़ीर आज़म है। अगर एहतसाब नहीं होता तो नैब से किसी ने सवाल नहीं करना, नैब का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट कुछ नहीं है, क्रेडिट या डिस्क्रेडिट इमरान खान का है, ये वादा इमरान खान साहब। आपको ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर इस बात के साथ अटैच है। अगर हम अच्छा एहतसाब करते हैं तो इस मुल्क में जो नवाज शरीफ साहब बात करते हैं या जरदारी साहब बात करते हैं, बात उसके अपोजिट है। वो कहते हैं कि शायद लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप कह लें एहतसाब में, लोगों की बड़ी थाई तवक्कुआत हैं, लोगों की बड़ी शदीद इंटरेस्ट है एहतसाब के साथ। और PTI की जो गवर्नमेंट है, इकानमी के अलावा एहतसाब दूसरा बड़ा एलिमेंट है जिसके साथ उसकी सक्सेस या फेलियर गिनी जाएगी। लिहाजा आप कह लें हम इसके ज़िम्मेदार हैं और हमने ये जो आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट होती नज़र नहीं आ रही, नैब में इम्प्रूवमेंट होती नज़र आ रही है, एहतसाब के अमल में तेज़ी नज़र आ रही है, एहतसाब के अमल में चीज़ें कंक्लूड होती नज़र आ रही हैं। कभी हुआ था कि किसी को सजा हुई हो? मतलब जरदारी साहब जैसा बंदा वो आज भी नारे मारता है, दो उंगलियां खड़ी करता है कि जनाब देखें क्या साबित हुआ। साबित क्यों कैसे होता कि नैब बनाई इसलिए गया था कि आप विक्टिमाइज कर लें, एक और सवाल ले रिवेंजफुल होके। चीमा साहब, डॉक्टर आसिम हुसैन का केस महीनों नहीं सालों से चल रहा है, सालों से, कई महीने तो बेचारा वो गिरफ्तार रहा और बीमारी की हालत में वो बार बार बाहर से अपना इलाज करवाता रहा, लेकिन आज तक केस का कोई फैसला नहीं हुआ। शर्जील मेमन साहब का केस सालों से चल रहा है, सालों से। फवाद हसन फवाद और आहत चीमा महीनों से गिरफ्तार हैं लेकिन केस का कोई फैसला नहीं हो पा रहा। बेशुमार और केसेस आपको गिनवा सकता हूं सर, केस तो एक भी कंक्लूड नहीं हुआ। हाई प्रोफाइल केस जो पब्लिक ऑफिस होल्डर का केस है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो सिविल सर्वेंट है, एक केस इंक्लूड नहीं हुआ सर पिछले 1 साल में। नहीं, मरीम नवाज साहब का केस, जो साहबा का जो केस है या नवाज शरीफ साहब का जो केस है या जिस तरह रेफरेंस दर्ज हुए हैं वो केसेस तो कंक्लूड हो रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। आहत चीमा की बात कर लें या आप कह लें कि फवाद हसन फवाद की या डॉक्टर शर्जील मेमन की बात कर रहे हैं या डॉक्टर आसम की बात कर लें, ये भी हाई टिकट आइटम थे, ये हाई टिकट आप कह लें कि बड़े के हाई प्रोफाइल केसेस थे, इनका भी होना चाहिए था फैसला। अभी तक होता डिले हुआ है। मैं नैब की परफॉर्मेंस को नंबर 50 से ज़्यादा 50% ज़्यादा नहीं दे रहा, मैं समझता हूँ
80-90% पे परफॉर्म करना चाहिए और जो भी इनको रिसोर्सेज चाहिए मांगने चाहिए। हम तो देने को तैयार हैं, हम इनका बजट बढ़ाने को तैयार हैं, हम इनको आप कह लें कि अच्छे से अच्छे प्रोसिक्यूटर देने को तैयार हैं। इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी है। इस मुल्क में अगर ट्रांसपेरेंसी आपने लानी है तो नैब को या जितने भी आप कह लें इदारे हैं ये जो फाइनेंशियल क्राइम के साथ रिलेटेड हैं, उनको कंट्रोल करने से रिलेटेड हैं, उन्हें परफॉर्म किए बगैर इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की आप कह लें कि इकानमी जो है वो आगे इकानमी को बेहतर नहीं करने बढ़ का चैलेंज है, बिल्कुल वो ठीक है। इंप्रूव नहीं। मैं जरा साबिर शाह साहब आपके पास आऊंगा। शाह साहब, इमरान खान साहब का एक और वादा था इसी से रिलेटेड जिधर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस हवाले से इमरान खान साहब ने अपने 19 अगस्त के कौम से खिताब में क्या कहा था, ये वादा जरा दिखाएं। जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है, हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। जी शाह साहब, 1 साल हो गया है, 1 रुपया बाहर से तो वापस नहीं आ सका। अमीर साहब, पहले तो हम बात कर रहे थे कि प्रोसिक्यूटर बड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं, नालायक हैं, तनख्वाहें लेते हैं और जज साहिबान ये कहते हैं कि अगर प्रोसिक्यूटर ही ठीक नहीं होंगे सबूत ही सामने नहीं आएंगे तो हम सज़ा कैसे देंगे। अब मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ और जमशेद चीमा साहब की भी, कि अमूमन आप सुनते हैं कि जज साहिबान वकला से कहते हैं जनाब आप केस लंबा ना करें, स्टे ऑर्डर ना लिया करें। भाई आप देते क्यों हैं स्टे ऑर्डर, पहली बात। दूसरी बात, रोज़ मैं सुन रहा हूँ, आज साद रफ़ीक के रिमांड में तो सी हो गई, आज जरदारी के रिमांड में तो सी हो गई, आज फरियाद तालपुर के रिमांड में तो सी हो गई। किस चीज़ की 15-15 दिन की तो सी दी जा रही है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। सिर्फ प्रोसिक्यूटर नैब को, अब मैं उससे आगे चलता हूँ, अब मैं जुडिशरी की तरफ आया हूँ। जहाँ तक इमरान खान की बात है, सी आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम हिम फुली, यस ही इज रिस्पॉन्सिबल, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये उसको पे करेंगे अगले इलेक्शन में, मगर मैं पूरी तरह आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम हिम फुली। अमीर अब्बास, ताकत के ऐवानों में हमारे बहुत सारे दोस्त भी हमारे साथ खेल रहे होते हैं, हम खुल के चल नहीं सकते, हमें कई दफ़ा अलीम खान की कुर्बानी देनी पड़ती है, अकेले अलीम खान, हमें इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी एहतसाब के अमल को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए। मुमकिन है अभी कुछ और लोग आपके इर्द गिर्द और कैबिनेट में बैठे हों जिन्होंने करोड़ों के कर्जे राइट ऑफ कराए हों, ख़वातीन भी शामिल हो सकती हैं, जिन्होंने घपले किए हों, जिनको नैब पकड़ना चाह रही हो, पता नहीं कौन उनको शील्ड कर रहा है, कौन बचा रहा है। ये तो मैं इमरान खान की कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात यह है कि इमरान शुड नॉट बी ब्रशिंग इश्यूज अंडर द कारपेट, फेस देम ब्रेवली। बिल्कुल सही। वो ये कि देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, महसूस हो रही है बाकायदा, पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आसमान को छू रही हैं। मैं भी इनका इफ़ेक्ट फ़ील कर रहा हूँ जब मैं पेट्रोल डलवाता हूँ या बिल पे करता हूँ। इसका मतलब है 90% इंसानों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में इस वक्त, और इस सिर्फ इमरान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज आई सेड, आई रिपीट, आई रीइटरेट, ही हैज़ इनहेरिटेड एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेस, बट इमरान सेड ही विल रिजॉल्व द इशूज। बिल्कुल। सो अगर इशूज हम रिजॉल्व नहीं करते, अगर नैब ठीक नहीं होती, महंगाई कम नहीं होती, महंगाई अपनी जगह पे ही कम से कम आप रख लें, तो सी टाइम विल कम, नो बडी विल एक्सोनरेट इमरान खान। जहाँ तक पैसा बाहर से लाने वाली बात है अमीर अब्बास साहब, इट्स अ वेरी लॉन्ग इशू, यू कैन डू अ प्रोग्राम विद मी ऑन दिस, आई हैव रिपोर्टेड द इशू अ लॉट, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बड़े बड़े टॉप क्लास वकला चाहिए, ट्रीटीज चाहिए बाहर के मुल्कों के साथ। किसका दिल करता है कि लूटमार का पैसा मेरे बैंक में आया और मैं इतनी आसानी से आपको दे दूं? आपको पता है कि मार्कोस फिलीपींस का एक सदर था, बड़ा करप्ट, बिल्कुल, अरबों डॉलर उसने चोरी किए थे। 18 साल मेहनत की फिलीपींस की गवर्नमेंट ने, और उसके बाद थोड़े थोड़े करके पैसे वापस आने शुरू हुए स्विट्जरलैंड से। अब अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने पैसे वकला को दिए होंगे। टॉप क्लास वकला, इंटरनेशनल लेवल पे केस लड़ने वाले वकला बहुत महंगे होते हैं अमीर अब्बास साहब। सो ये जो रिपैट्रिएशन विल गॉटन वेल्थ है, ये तो बहुत मुश्किल है, जल्दी नहीं होगी। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, जिन जिन मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात हैं, ज़रा ठोक बजा के उन्हें कहिए कि जब तक फैसले ना हो, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी की जायदादों को सीज करें। बिल्कुल सही। ये मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पर बनी है, राइट, खुल के चाहिए सबूत दें। मुझे आखिर में जरा सीज कराएं, कश्मीर पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। कश्मीर पर जरा कमेंट आपसे और चीमा साहब से शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगा। आज फैसला कर लिया हुकूमत पाकिस्तान में कि अब आलमी अदालत इंसाफ में अब जाएंगे। आज 16वां रोजा कर्फ्यू का, और मजीद 2.25 लाख फौजी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं मकबूजा कश्मीर में। शाह साहब,
देखिए, मुकदमा तो मिलोसेविच का भी गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब आप ये ना समझे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इतने आराम से फैसले कर देती है। जो फैसला आपके हक में हुआ, ये जासूस जो पकड़ा गया था कुलभूषण यादव, उसके बड़े क्लियर सबूत हमारे पास थे, केस अच्छा लड़ा गया, चीज़ें सामने थी, इंडिया मान गया कि हाजिर सर्विस अफसर है, पासपोर्ट आपके पास था, सारा कुछ था। फैसला मैं समझता हूँ आपके हक में हुआ, अगरचे इंडियंस बीट देयर ओन ड्रम्स। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर, तो 1948 से 11 रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस की आई हैं, और यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपने मेरे आर्टिकल पढ़े होंगे द न्यूज़ और जंग में, भाई साहब ये आज तक फ़लस्तीन का मसला नहीं हल करा सके, या आज तक कश्मीर का मसला नहीं हल करा सके। $7 अरब का इतना बजट है, गरीब मुल्कों की फ़ौज पीस कीपिंग मिशंस के नाम पे ये मरवा देते हैं बाहर के मुल्कों के अंदर। दिस इज़ अ टूथलेस इंस्टीट्यूशन इन माई ओपिनियन। आपको यहाँ जाके क्यों आप ऐसे शोर डाल रहे हैं, बड़ा कुछ मिल गया, क्या मिला आपको? सही। उन्होंने कंसल्टेशन की, हमारे हाथ फिर कुछ नहीं आया। तकरीरें कर लें, ब्लैक डे मना लें, कश्मीर डे मना लें, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कर लें, दिस विल नॉट हेल्प। राइट, दिस विल नॉट हेल्प। चीमा साहब, ऑल द ग्लोबल लीडर्स हियर प्लीज। चीमा साहब, उनको फिल्में दिखाएं। चीमा साहब, ये जो बात कर रहे हैं बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, आप के इदारे मुतहरिक होने चाहिए मीडिया के जरिए से, दुनिया को कम से कम जो कश्मीर में जो ब्रुटैलिटी है वो तो दिखाएं। कश्मीर का मुकदमा जो एक्सेशन का मामला है हरी सिंह का भारत के साथ, वो तो बात की बात है, कम से कम ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है इस पे तो दुनिया को कन्विंस किया जा सकता है। अमीर अब्बास, देखें, कश्मीरियों की जो आज़ादी है ये रिटन ऑन द वॉल है, ये होनी है, लेकिन आप कह लें आज़ादी की जंग है, ये ना छोटी है ना आसान है, ये मुश्किल भी है और लंबी भी है। और 1948 से जो चल रही है, मुझे दो बातों में कोई डाउट नहीं है। एक ये कि लंबी होगी और दूसरा ये कि ये कंक्लूड होगी, इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी। इंसानों की ये नेचर नहीं है, इंसानों की ये किस्मत नहीं है कि वो गुलाम रहें। और आप कह लें फिर इस मुसलमान, मतलब हम तो मोमन तो मतलब हमारे मज़हब ने अमेरिका में तो आके कुछ 17वीं सदी में 18वीं सदी में जाके आज़ादी मिली है, 18वीं और 19वीं सदी में जाके आज़ादी मिली, यूरोप में जाके 18वीं सदी में जाके आज़ादी मिली, गुलामों की तजारत बंद हुई, लेकिन इस्लाम में तो 1400 साल पहले बंद हो गई है। सो हम ये आज़ादी मिलेगी और फिर इंडिया में ना सिर्फ ये कश्मीरी बल्कि 22 करोड़ 23 करोड़ लोग हैं मुसलमान, आज़ादी मिलेगी। बट ये आसान जंग नहीं है। वजह यह है कि जो बादशाह साहब कह रहे थे कि यूएनओ जो है, यूएनओ बेसिकली आप कह लें कि ये जो ताकतवर हैं, ताकतवरों को का फैसिलिटेटर है। यूएनओ बेसिकली सहूलतकार है, वो ताकतवरों का, उसका नाम अमेरिका हो, उसका नाम रशिया हो, उसका नाम कोई, मतलब जो भी ताकतवर हो उस वक्त, दो फ्रीकैन में से जो ज़्यादा ताकतवर है यूएनओ उसका सहूलतकार है, या ये बायस्ड है अगेंस्ट द मुस्लिम्स। ये आप कह लें कि अगर मशरक़ी तैमूर में छोटी सी बात हो तो वहाँ आज़ादी मिल जाती है, अगर कोई ज्यूज़ के राइट्स की बात हो वहाँ मिल जाती है, अगर कहीं क्रिश्चियंस के राइट्स की बात हो, बुद्ध मत के राइट्स की बात हो तो इनका रवैया और होता है, मुस्लिम के राइट्स की बात हो तो इनका रवैया और होता है। हमें इस बात का पता होना चाहिए। तो लेकिन आज़ादी अल्टीमेटली लेनी कश्मीरियों ने है, हमने उनके केस को प्लीड करना है, लड़ना है। यही वो सवाल, आज़ादी जो है ये रिटर्न ऑन द वॉल है। जिस हकीकत का आपने एतराफ़ किया है, इसी हकीकत को सामने रखना चाहते हैं कि ना तो अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान को और कश्मीरियों को फ़ौरन कोई इंसाफ मिल सकता है, ना ही दुनिया के और ताकतवर इदारे कश्मीरियों को या पाकिस्तान को इंसाफ देंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है, ये उसका फ़र्ज़ है कि वो मसला कश्मीर के बारे में दुनिया को इस हद तक बाखबर कर दे कि दुनिया का ज़मीर एक ना एक दिन तो ज़रूर जागेगा कि कश्मीरियों के साथ जो 72 साल से जुल्म हो रहा है इसको रोकने का वक्त आ गया है। दुनिया इंसाफ नहीं देगी, इंसाफ हुकूमत पाकिस्तान ने लेना है कश्मीरियों के लिए, क्योंकि कश्मीर की नुमाइंदगी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के कोई नहीं करता। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।